मैं संजय शुक्ला सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। यानी जो आज हम लोगों का विषय है वो है राजनीति विज्ञान और बीए प्रथम वर्ष। राजनीति विज्ञान विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत सरकार एवं राजनीति। चैप्टर आज हम लोगों का यानी अध्याय है भारत में संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के जो अध्याय है, चैप्टर है, उस चैप्टर से हम लोग अध्ययन करेंगे 1919 के अधिनियम में जो प्रांतीय प्रावधान था, यानी प्रांतों से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी जो 1919 का अधिनियम था, एक बड़ा ये रिफॉर्म था जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे शासन के, उसको दो भागों में बांट दिया गया था कि कौन से शासन के विषय केंद्र के अधीन रहेंगे और कौन से शासन के विषय प्रांतों के अधीन रहेंगे। उसी को लेकर के दो सूचियों में जो शासन के विषय हैं उसका बंटवारा कर दिया गया। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में 1919 के एक्ट में जो केंद्र संबंधी प्रावधान था उसका अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रांतीय जो प्रावधान हैं, यानी प्रांतों में जो दोहरा शासन स्थापित किया गया, पहली बार जो दैश शासन लागू किया गया, उसका अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या है हम लोगों का। तो उद्देश्य है कि जो 1919 के एक्ट के द्वारा जो प्रांतीय शासन व्यवस्था है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज, जो दोहरा शासन स्थापित किया गया प्रांतों में, उसके द्वारा थोड़ी सी उत्तरदायी शासन जो प्रांतों में लागू की गई उसका हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय। मुख्य विषय क्या है? तो हमने देखा कि जो 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा जो पूरे सरकार के समक्ष जो शासन के जो विषय हैं, उन शासन के विषयों को दो सूचियों में बांटा गया, यानी प्रांतीय विषय और केंद्रीय विषय। तो जो दो सूचियों में बंटवारा हुआ, वो देखिए कि कौन से विषय केंद्र को दिए गए और कौन से विषय प्रांतों को दिए गए। तो केंद्र को 47 विषय आवंटित किए गए कि ये 47 विषयों पर केंद्र सरकार शासन करेगी, कानून बनाएगी, और 50 विषयों को प्रांतों को सौंपा गया, जिस पर प्रांतीय सरकारें कानून बनाएंगी और शासन करेंगी। अब देखिए कि जो 47 विषय हैं वो ऐसे विषय हैं कि जो कहीं कहीं भारत में ब्रिटिश सत्ता को जो मजबूती देने वाले हैं या ब्रिटिश सत्ता को प्रभावित करने वाले हैं, सीधे उन सभी विषयों को केंद्र के अधीन रखा गया। यानी कोई भी ऐसा विषय प्रांतों को ट्रांसफर नहीं किया गया कि जो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की जो स्थिति है भारत में वो कमजोर है। अब देखिए कि जो केंद्रीय विषय है उसमें प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, देशी रियासतों से संबंध, संचार, सीमा शुल्क, नमक कर, आयकर, डाक, सिक्का, नोट, सार्वजनिक ऋण, बैंक और बीमा। देखिए ये अधिकांश जो विषय है ये आज भी भारत में जो हमारा आधुनिक संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें भी ये लगभग में विषय केंद्र के ही अधीन है। उसी तरह प्रांतों को 50 विषय सौंपे गए शासन के लिए। उसमें स्थानीय स्वशासन, यानी यहाँ ध्यान दें, जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, उसका प्रशासन प्रांतों को दिया गया। दूसरी चीज स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, पुलिस, जेल, न्याय, सहकारिता, जंगल, सिंचाई, कृषि, भूमिकर। यानी ये स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मामले हैं, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के मामले थे उनको प्रांतों को सौंपा गया। उस पर वो शासन कर सकती थी, उस पर कानून बना सकती थी, उसे लागू कर सकती थी। अब हम देखें कि जो अब हम चूंकि प्रांतीय प्रावधान का अध्ययन कर रहे हैं जो 1919 का अधिनियम है, तो उसमें हम देखें कि प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध या दोहरा शासन लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, दोहरा शासन लागू किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दोहरा शासन प्रांतों में पहली बार कब लागू किया गया। तो कब लागू किया? 1919 के अधिनियम द्वारा।
अब 1919 के अधिनियम द्वारा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया यानी दैव शासन, वह ये है कि थोड़ी सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू किया गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये कि कुछ मामले ऐसे थे जो प्रांतीय प्रशासन के, जिन पे जो जनता द्वारा चुने गए मंत्री थे उनको शासन करने का अधिकार दिया गया। हालांकि यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी और कहा गया कि स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जनता को स्वशासन की शिक्षा दिया जाएगा और अधिक से अधिक उसको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कारणों से प्रांतीय स्तर पर अगर स्वशासन की शुरुआत होती है तो इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं। इसके पीछे ये कहने का आशय ये है कि वो ये नहीं चाहते थे कि प्रांतों में किसी तरह का उत्तरदायी या स्वशासन संबंधी जो बातें हैं वो लागू हो पाए। लेकिन थोड़ा सही स्वशासन भारतीयों को दिया गया, यानी हम आगे देखेंगे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि दैव शासन यही है कि थोड़ा सा उत्तरदायी शासन जो प्रांतों में था लागू करने का 1919 की एक्ट से प्रावधान किया गया। अब देखिए कि दैव या दोहरा शासन किसे कहते हैं, तो ये जाने कि ये दैव माने ड्यूअल रूल सिस्टम नहीं है। ये दैव शासन में ये जो इसकी जो इंग्लिश है वो डायरेक्टी है, यानी यहाँ पे दैव शासन यानी जो 1765 में भी भारत में एक उल्लेख आता है कि दैव शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था बंगाल में, लेकिन वो दैव शासन अलग है और यह दैव शासन अलग है। उसकी जो इंग्लिश थी ड्यूअल रूल सिस्टम, लेकिन इसकी जो अंग्रेजी है वह है डायरेक्टी। डायरेक्टी दो शब्दों से मिलकर बना है, DI का अर्थ होता है दो और आर्किया का अर्थ होता है शासन, अर्थात दो लोगों के द्वारा शासन, दोहरा शासन, दो लोगों के द्वारा शासन, ये डायरेक्टी कहलाता है। और यही दैव शासन 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में लागू किया। अब हम लोग देखें कि जो दोहरा शासन है क्या, यानी जो दो लोगों के द्वारा शासन है वो है क्या। तो दो लोगों का शासन या दैव शासन इसलिए है कि जो प्रांतों को 50 विषय आवंटित किए गए थे शासन के लिए, उन विषयों का बंटवारा दो भागों में कर दिया। यानी जो प्रांतीय शासन के जो विषय थे, जो प्रांतीय सरकारों को शासन करने के लिए हस्तांतरित किया गया था, उन विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में क्या बांटा गया, आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि प्रांतीय शासन के विषयों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। और किन किन नामों से जानते हैं उसको, तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में 28 विषय रखे गए और हस्तांतरित विषय में 22 विषय रखे गए। ध्यान देंगे कि ऐसे मामले कि जो ब्रिटिश सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाने की संभावना थी, उन सभी मामलों को आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा। जैसे ध्यान देंगे कि भूमि कर महत्वपूर्ण है, अकाल सहायता, न्याय, आपराधिक माप जातियां, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विभाग, बंदरगाह, प्रांतीय ऋण, वित्त, पुलिस और उत्पादन तथा आपूर्ति। ऐसे विषय हैं कि जो ब्रिटिश जो प्रांतों में किसी भी तरह से जो ब्रिटिश सरकार है वो चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन इसका सौंपना नहीं चाहते थे। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय थे उनको आरक्षित विषय में रखा गया और उन पे जो शासन करने वाले लोग थे वह थे गवर्नर जनरल। वो अपनी कार्यकारी के सहयोग से इन विषयों पर शासन करता था। यानी जो आरक्षित विषय थे, ये जो 28 आरक्षित विषय हैं, इन विषयों पर शासन गवर्नर जनरल जो प्रांतीय गवर्नर है वो अपनी कार्यकारी यानी अपने सहयोगियों के माध्यम से उन विषयों पर शासन करता है।
तो जो आरक्षित विषय है उस पर शासन कौन करता है, यानी जो प्रांतीय गवर्नर है अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन करता है, इसलिए ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। अब हस्तांतरित विषय देखें तो ये 22 विषय हैं और इसमें स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, कृषि, सहकारी समिति, उद्योग, खाद्य, मिलावट, जन्म पंजीकरण, मापतौल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनोरंजन, अग्रहार, जल स्वच्छता, पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन, यानी ऐसे विषय थे 22 जिन पे शासन करने का अधिकार जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे उनको दिया गया। यानी 22 विषय हस्तांतरित विषय थे और इन विषयों पर जो शासन करने वाले थे वो जनता द्वारा चुने हुए जो मंत्री थे वह शासन करते थे और इन मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था। लेकिन ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, इसीलिए हमने कहा थोड़ी सी उत्तरदायी, यानी कम महत्वपूर्ण विषयों को भारत के जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनको शासन करने का अधिकार दिया गया और उनको रिस्पांसिबल जो बनाया गया वो विधान परिषद के प्रति बनाया गया। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये कम महत्वपूर्ण कैसे है। इस पे महत्वपूर्ण भूमिका ये लोग निभा नहीं पाते हैं क्योंकि इनको ये कृषि तो दिया जा रहा है लेकिन वित्त किसके पास है, वित्त जो है आरक्षित विषय है। अगर वित्त ही नहीं है तो ये कृषि में विकास कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज पुलिस, जेल सभी कुछ इनके पास है। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखें कि अगर शिक्षा भी है, यानी यहाँ पे सार्वजनिक शिक्षा की भी बात की गई है, तो शिक्षा में जन शिक्षा तो इनको दिया गया है लेकिन जो यूरोपियनों की शिक्षा की व्यवस्था है वो आरक्षित विषय रखा गया। तो इस तरह हम देखें कि पहली बात थोड़ी सी उत्तरदायी शासन लागू हो रही है और शासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया। तो आरक्षित विषय पर शासन जो प्रांतीय गवर्नर है अपनी कार्यकारी परिषद के सहयोग से इस पर शासन करता है और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं। हस्तांतरित विषय 22 विषय रखे गए जिसपे शासन कार्यकारी गवर्नर अपने द्वारा चुने गए मंत्री यानी जो जनता के प्रतिनिधि थे उनमें से मंत्री चुनता था और उन मंत्रियों के सहायता से शासन चलाता था और ये जो मंत्री होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए कि जो प्रांतीय विधानमंडल है उसकी संरचना कैसे है। तो इसमें 3 तरह के सदस्य पाए जाते थे, यानी 3 तरह के सदस्यों से इसका निर्माण होता था। इसमें कहा गया कि जो 3 प्रकार के सदस्य हैं उसमें से कम 70% सदस्य ऐसे होंगे कि जो चुने जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे जो अधिकांश सदस्य हैं वो चुने जाएंगे जो विधान परिषद का निर्माण किया जाएगा। उसमें 20% सदस्य ऐसे होंगे कि जो सरकारी अधिकारी होंगे या नामजद सरकारी अधिकारी, यानी 3 तरह के सदस्य हैं कि 70% से कम नहीं होने चाहिए, यानी चुने हुए जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या 70% से कम ना हो, अधिक हो। दूसरी चीज 20% सरकारी अधिकारी रखे गए और बाकी जो शेष सदस्य थे वो नामजद सरकारी अधिकारी। ध्यान दीजिएगा। अब देखें कि ये हो गया कि इस तरह जो विधानमंडल है उसकी संरचना है कि इस तरह के उसके सदस्य मिलकर उसका निर्माण करते थे। अब चुनाव क्षेत्र का बंटवारा देखिए, इसी तरह का चुनाव क्षेत्र का भी बंटवारा हो जाएगा। तो सामान्य चुनाव क्षेत्र, यानी चुनाव क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, सामान्य चुनाव क्षेत्र और विशेष चुनाव क्षेत्र। तो जो सामान्य चुनाव क्षेत्र है उसमें सामान्य जो सदस्य थे मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय और सिख को रखा गया और विशेष निर्वाचन क्षेत्र यानी जमींदार, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और उद्योगों को शामिल किया गया। अब देखिए कि जो सामान्य चुनाव क्षेत्र है इसमें जो निर्वाचन की प्रवृत्ति है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रकृति पर आधारित था, यानी इनका विषय प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये लोग जो सदस्य चुने जाते थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा और ये जो सदस्य चुने जाते थे ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, क्योंकि देखें जमींदार, वाणिज्य और विश्वविद्यालय और उद्योगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता। मताधिकार 2.5% लोगों तक सीमित था। दूसरी चीज ये भेदभाव पर आधारित था और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये व्यवस्था की गई, इस एक्ट में कहा गया कि अगर प्रांतीय सरकारें अगर ऐसा चाहती हैं तो महिलाओं को अधिकार दे सकती हैं। तो कुछ राज्यों में, कुछ प्रांतों में ये अधिकार महिलाओं को भी दिया गया। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र को शहरी और ग्रामीण 2 भागों में बांटा गया। देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरी बात
जो विधान परिषद है उसकी कानूनी शक्तियां। इस एक्ट के अनुसार कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अन्य मामलों पर परिषद को कानून बनाने से पूर्व गवर्नर की अनुमति आवश्यक नहीं थी। यानी हाँ, ये बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे विशेष मामले हैं जिन पर कानून बनाने से पहले जो परिषद है, विधान परिषद है, उसको गवर्नर की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी, लेकिन अधिकांश मामलों पर उससे गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ध्यान देंगे कि बिना उसके अनुमति के कोई भी विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पूर्व न लेने की शर्त है, बाद में तो उसकी अनुमति आवश्यक है। अब देखें कि जैसे कोई बिल तभी कानून में परिवर्तित हो सकता है जब गवर्नर उसकी स्वीकृति दे। दूसरी चीज, कुछ बिल पेश करने से पूर्व गवर्नर की अनुमति आवश्यक है। जैसे वित्तीय बिल अगर पेश करना हो तो गवर्नर के माध्यम से मैंने उसकी अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। जैसे आज भी क्या है कि संसद में जब भी बिल आपको पेश करना होता है, वित्तीय बिल पेश करना होता है, तो उससे पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति आपको लेनी आवश्यक होती है। यहाँ पर राज्यों में राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। उसी तरह यहाँ भी अगर वित्तीय बिल पेश करना हो इन विधान परिषद के सदस्यों को, तो उसके लिए राज्यपाल जो प्रांतीय गवर्नर हैं, प्रोविंशियल गवर्नर हैं, उनकी अनुमति लेनी आवश्यक है। ऐसा कोई कर लगाने जो उसके अधिकार से बाहर हो, ऐसा कोई कर नहीं लगा सकते। अगर ऐसा बिल कोई ला सकते हैं तो उसके लिए गवर्नर की अनुमति आवश्यक है। सार्वजनिक ऋण, देशी रियासतों से संबंधित, सैन्य अनुशासन से जुड़ा मामला, केंद्रीय विषय को प्रभावित करने वाले विषय, तो इसमें तो कानून ही नहीं बना सकते। अगर लाते भी हैं तो उसके लिए गवर्नर जनरल की जो गवर्नर है, प्रांतीय गवर्नर है, उसकी अनुमति लेनी को आवश्यक होती थी। अब हम लोग देखें कि प्रांतीय गवर्नर की भूमिका, तो प्रांतीय शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, आप जाने। दूसरी चीज, आरक्षित विषय का पूरा प्रशासन कार्यप्रणाली की सहायता से प्रांतीय गवर्नर चलाता था। दूसरी बात, वित्त पर उसका विशेष नियंत्रण होता था। यानी वित्त का जो 85% हिस्सा है उस पर 75% से लेकर के 85% तक हिस्सा वो प्रांतीय गवर्नर के अधीन होता था। उस पर जो चुनी हुई विधायिका है वो नियंत्रण नहीं रखती थी, उसको नाम मात्र का अधिकार था। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है 70% बजट पर विधान परिषद को मतदान का कोई अधिकार नहीं था। गवर्नर बंगाल और मध्य प्रांत में अपने वित्तीय शक्ति का भरपूर प्रयोग किया, क्योंकि वहां पे स्वराजवादियों की सरकार बनी थी। यानी ये जो वित्तीय शक्ति है 70% ऐसा भाग है कि जिसपे गवर्नर प्रांतीय जो गवर्नर है सीधा कंट्रोल है। इसीलिए इस वित्तीय शक्ति का वहां पर भरपूर प्रयोग करता था जहां पर उसके मनपसंद प्रांतीय सरकारों का गठन नहीं हुआ था। दूसरे, गवर्नर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था या गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित रख सकता था। दूसरी चीज, विधान परिषद इनकार अगर किसी बिल पर कर देती थी तो वो अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके कानून बना सकता था। लेकिन अगर वो कानून बना देता, विशेष शक्ति का प्रयोग करके बिल पास कर देता, तो उस बिल को गवर्नर जनरल तक भेजना होता था। गवर्नर जनरल से होते होते उसकी जो अंतिम स्वीकृति थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा दिया जाता था। अगर मान लीजिए विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद कोई बिल जिसपे गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर चाहता है, अगर उसे अस्वीकार कर देती थी, तभी प्रांतीय गवर्नर उस बिल को अपने विशेष शक्ति से पारित कर देता। लेकिन वहाँ शर्त यह है कि वो हमेशा विशेष शक्ति का प्रयोग न करे, युक्त ही करे। इसके लिए इस एक्ट में प्रावधान था कि अगर वह ऐसा करता है तो उसे उस बिल को स्वीकृति देने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाया ब्रिटिश सम्राट के पास भेजना होगा। अगर इतने चैनल से वो जाता है तो इसका मतलब है कि गवर्नर, जो प्रांतीय गवर्नर है, उसके शक्तियों पर ये अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश ताज है यानी राजा है उसकी स्वीकृति मिलेगी तभी वो बिल अंतिम रूप से पास माना जाएगा। अब देखिए कि ये हो गया। दूसरी चीज, जो मंत्रियों की नियुक्ति है, तो जो हस्तांतरित विषय है इन पे शासन के लिए मंत्री नियुक्त करता था, जिनकी संख्या निश्चित नहीं थी और इनकी नियुक्ति गवर्नर ही करेगा और गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे। बंबई, बंगाल, मद्रास में 3 मंत्री की व्यवस्था थी, जबकि शेष में 2 मंत्रियों को ही नियुक्त करता था अपने शासन संचालन के लिए। यदि कोई विधान परिषद का सदस्य भी नहीं है, ये ध्यान देंगे, अगर कोई विधान परिषद का सदस्य नहीं है फिर भी उसे गवर्नर
मंत्री नियुक्त कर सकता था, लेकिन जब वह मंत्री नियुक्त करता था तो उस सदस्य को 6 महीने के अंदर विधान परिषद की सदस्यता लेनी होती थी। अगर वह सदस्यता नहीं लेता था तो उसका पद क्या होता था कि फिर रिक्त हो जाता था, यानी मंत्री पद से हट जाता था। जैसे आज भी होता है कि कोई भी केंद्रीय या प्रांतीय विधान प्रदेश के मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वो 6 महीने के अंदर किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो वो क्या होगा कि उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो ये व्यवस्था 1919 के युग से पहली बार आई, ये ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि मंत्री जो होंगे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे आज भी जो मंत्री हैं विधान परिषद और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सही अविश्वास या निंदा प्रस्ताव के द्वारा परिषद उन्हें हटा सकती है। स्थानीय संस्थाओं में स्वशासन लागू किया गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न राय होते हैं, जैसे प्रांतों में द्वारा शासन कब लागू किया गया, तो ये हमने देखा 1919 के अधिनियम से। अंतर्राज्यीय विषय पर शासन कौन करता था, तो ये चुने हुए मंत्री। फिर स्वराज्य कहाँ लागू किया गया, स्थानीय निकायों में। अगली वीडियो में हम लोग 1935 की एक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।